हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को पता है कल आप लोगों का एफएसएसए असिस्टेंट का री एग्जाम है। तो आज लास्ट मिनट पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने फटाफट से एक एफएसएसए का एमसीक्यू मैराथन क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। और गाइस, आप लोग को ट्रस्ट हो जाएगा कि यस, आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बेटर तरीके से हुई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में जितने स्टूडेंट्स कनेक्ट करेंगे, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए रेगुलरली अवेलेबल होते रहेंगे। साथ साथ में मैं आप लोग को आज अभी इस सेशन की कुछ देर के बाद लास्ट मिनट टिप भी दूंगी, जो आपको फॉलो करनी है आपके एग्जाम में जाने से पहले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन स्ट्रीट हब। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में। उन एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव था क्लीन स्ट्रीट हब। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग eat out food places free of crime, making eat out places free of eve teasers, rigorous implementation of hygiene and सेफ्टी एट ईट आउट प्लेसेस, पॉपुलराइजिंग इंडियन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? कि जो भी आपकी ईट आउट प्लेसेस है जहां पर आप फूड इनटेक करने के लिए जाते हैं, वो हाइजीन एंड सेफ्टी को आप वहां पर इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन सर्विस नेमली द फूड प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक सेकेंड, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, जस्ट अ सेकेंड। जो आपका फूड प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम, आपको एफपीएएस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। 25 क्वेश्चंस आपके एफएसएसआई पोर्शन से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि वी आर फाइटिंग फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, अभी भी स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर डाउट है, प्लीज मेरे वो वाले सेशंस देख लो जहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब चीजें बताई है। तो एक ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है फूड प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम। वो किसके साथ, वो इट इज डेवलप्ड टू, क्यों डेवलप किया गया था? सो दैट आइडेंटिफाई इफ अ फूड प्रोडक्ट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम एफएसएसए, कि ये फूड प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराने से पहले एफएसएसआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यानी कि इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए एफएसएसआई लाइसेंस नंबर चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर नहीं कराना है। लाइसेंस के भी कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए हैजार्ड का मतलब क्या होता है। हम वो बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से यू कैन सफर फ्रॉम दिस हैजार्ड। तो हैजार्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट जो एक फूड में प्रेजेंट है, जो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। देखो, ऑप्शंस बहुत ही हल्के हल्के वेरी हैं। ठीक है, पहले में से बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट की बात की गई है, दूसरे में बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट की बात की गई है, तीसरे में बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों एजेंट्स की बात की गई है, जो हमारे हेल्थ पर बेनिफिशियल इफेक्ट भी डाल सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन में बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स जो एक फूड के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेंगे। ठीक है, तो हैजार्ड आपके नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अथॉरिटीज jointly responsible for implementation and enforcement of Food Safety and Standards Act। राइट, जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, उसके बाद इसके एनफोर्समेंट की हम बात करते हैं, तो कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है? तो भैया ये आपकी एफएसएस है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज। बेसिकली ये आपके रिस्पॉन्सिबल हुई जब हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट की बात करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ए कमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट, कि ये फूड प्रोडक्ट आपका कमर्शियली स्टेराइल है, यानी कि एवरीवन कैन कंज्यूम इट। कमर्शियली आपने इसको स्टेराइल कर दिया। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? माइक्रोब फ्री। जो भी आपके हार्मफुल माइक्रोब है जो फूड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी को डिटरेट कर सकते हैं। तो कमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट आपके कैंड फूड, जब आप
हीट करके किसी भी फूड लिक्विड सब्सटेंसेस को कैन बॉटल्स में स्टरलाइज करके उनको हाई टेम्परेचर पर उनको फीड करके फिर वैक्यूम कंडीशंस में लेड लगा देते हो तो वो कमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इज नॉट एप्लीकेबल टू, बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। गाइस आपको ये देखना है कि वर्ड नॉट लिखा है या फिर इज लिखा है। तो इन ऑप्शन में से जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए हम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोब्स कितने प्रेजेंट है उस बेसिस पे डील नहीं करते हैं। आरटी फूड, रेडी टू ईट फूड विच हैज ओनली, जिसमें सिर्फ कुक्ड इंग्रेडिएंट है, डीप फ्राइड फ्रूट्स की बात करें या फिर रेडी टू ईट फूड विच हैज कुक्ड इंग्रेडिएंट्स और कुछ एडिड इंग्रेडिएंट्स जो कि कुकिंग प्रोसेस नो कुकिंग प्रोसेस हैज बीन यूज, जिनके लिए आपने कोई कुकिंग प्रोसेस यूज नहीं करी है, तो इन सब के लिए आपका स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एप्लीकेबल है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एट टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग, जब आपने किसी फूड को फ्रीज कर दिया तो उससे जो अबव टेम्परेचर है फूड बोर्न माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, फूड बोर्न माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है जब आप टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज्यादा कर दें, मतलब आप बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, जिससे हमें ठंड में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो स्लो इज द राइट आंसर। एंटी न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो टर्म्ड एज, एंटी न्यूट्रिएंट्स को और क्या कहा जाता है भाई, बेसिकली एंटी न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है बट उनसे आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं आपको कोई उस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले इन्हें रिमूव करना होता है, सो दैट जो अदर न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो उस फूड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, ये उनकी एक्टिविटीज को इनहिबिट ना करे, तो इन्हें हम नेचुरल टॉक्सिकेंट्स भी कहते हैं, जो नेचुरली किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल या फिर जो भी आपके फूड सब्सटेंसेस है उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। देखो भैया जितने भी हम वाइटामिन्स की बात करते हैं आप बोलोगे कि मैम ये एफएसएसआई में कैसे आ सकता है, जो आपका 31 मार्च को पेपर हुआ था, 31 मार्च 2022 को, गाइस वहां पर कुछ क्वेश्चंस फूड साइंस से भी थे। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर फूड साइंस और ये जो जनरल टॉपिक है उनसे भी इंक्लूड किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट वाइटामिन्स तो टोटल आपकी बॉडी में 13 वाइटामिन्स की जरूरत होती है, जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, एक आपके वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, इनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, हमारे बॉडी से रिंस आउट हो जाते हैं यूरिन से। ठीक है, फैट सोल्युबल विटामिन्स को याद करने का तरीका है कीडा, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपसे पूछा है इनमें से वाटर सोल्युबल विटामिन आप बता दीजिए, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ केमिकल नेम फॉर विटामिन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Benzoic acid is mostly used to preserve colored products because, इसको हम कलर प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेंजोइक एसिड? देखो हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने अपने घर में अचार बनाया है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप उसके अंदर नमक डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। वहीं पर आप बात कर रहे हैं हनी की बात कर रहे हैं, मतलब घर में हम जैगरी प्रोडक्ट्स कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा डाल देते हैं, वेयर शुगर विल एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। द सिमिलर मैनर जब आप केमिकल प्रिजर्वेटिव और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हो तो वो भी आपके अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स की अलग अलग फीचर्स होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेसिस पे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं बिकॉज इट में डार्कन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज मोस्टली यूज टू प्रिजर्व, इसलिए हम इनको कलर्ड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करेंगे। ओके, अगला है
if a manufacturing company does not adhere to CGMP regulation, अगर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लाइक अगर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो CGMP के साथ लाई नहीं कर रही है, CGMP गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या होगा? CGMP गाइडलाइन मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की जो गाइडलाइंस है, प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट्स आपके मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस है, उनको अगर वो फॉलो नहीं करेगी, तो ऐसे केस में any drug manufactured by such company will be considered adulterated, कि वो फूड प्रोडक्ट या फिर वो जो भी मेडिसिन है, जो भी प्रोडक्ट है जो उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, वो अडल्ट्रेटेड है, यानी कि उसके अंदर इंटेंशनली इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ और सब्सटेंसेस को ऐड किया गया है जो उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ग्लूकोज गेट स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है? फॉर्म अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस, डाइजेस्टेड फूड इज अ टाइप और फॉर्म हो गया वही। ठीक है, तो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारे लीवर के अंदर, एक्सेसिव जो ग्लूकोज है वो हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकागोन इज अ हार्मोन जो हमारे पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस जो ग्लूकोज को ब्रेक, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का काम करती है। ग्लाइकोजन जो आपके लीवर में स्टोर हो गए, जब हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जब वो वहां से जाएगा, तो दैट विल बी ब्रेकन इनटू सिंपलर फॉर्म एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। एंड ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी स्टोर्ड, जो भी ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर था, जब वो आपके लीवर में जाता है, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलोरीज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है भैया, तो 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। वहीं पर जब आप 1 ग्राम प्रोटीन की बात करते हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, तो इनसे आपको 4 कैलोरीज मिलती है। तभी हम लोग बोलते हैं कि फैट से आपको 2.25 टाइम्स ज्यादा कैलोरी मिलती है और ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडिपेटाइजेशन इज। ठीक है, कितना आप आयोनाइजिंग रेडिएशन की डोज प्रोवाइड करेंगे जब आप रेडिपेटाइजेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं? देखो 4 प्रोसेस होती हैं आयोनाइजिंग करने की फूड की, जिसमें एक किसी में आप कंटामिनेट्स को रिमूव करते हैं, किस में आप फूड को कम्प्लीटली स्टरलाइज करते हैं, जो 3 आपके स्टरलाइजेशन होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं। तो ऑन दैट बेसिस आयनाइजिंग रेडिएशंस की आप अलग अलग डोसेस जो हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स को देते हो, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी डोज है जो रेडिपेटाइजेशन के लिए दी जाती है। बताइए जल्दी से। बेसिकली रेडिपेटाइजेशन ये वो फॉर्म है फूड इरेडिएशन की, जिसमें आप आयनाइजिंग रेडिएशंस की डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है जो उस फूड को स्पॉइल कर सकता है, उनका नंबर हम रिड्यूस कर सके और उनकी एक्टिविटीज को हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए गाइस, एंड द राइट आंसर इज 5 mK किलोग्राम। ठीक है, हम इतना डोज प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, केमिकल प्रिजर्वेटिव इज डिफाइंड एज ए केमिकल कंपाउंड दैट, ये वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करेंगे, जो बेसिकली आपके फूड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो रिटार्ड उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, मैंने आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन बता दिया था, तो अब फैट सोल्यूबल विटामिन जानना और आसान है। तो इनमें से आपका विटामिन ए क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड एक ही चीज होती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बेसिकली 8 विटामिन का ग्रुप होता है। ठीक है, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है भैया आपका रेटिनॉल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 1 ग्रे, मतलब जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशंस की जो डोज है उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है ग्रे, तो 1 ग्रे बेसिकली कितने आपके रेड्स के इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल्स टू 100 रेड्स। ओके, साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ओवर द टेम्परेचर रेंज ऑफ, साइक्रो मतलब होता है, साइक्रो वर्ड इज रिलेटेड विद लो टेम्परेचर, ठीक है। फिलिक का मतलब तो हमें पता है लव, तो ये वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका सब जीरो अल्ट्रा लो टेम्परेचर यानी कि सब जीरो टू 20 डिग्री सेल्सियस, ये सॉरी ये आपके क्रायोफिलिक में आएंगे, ये अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। साइक्रोफिलिक आपके 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक में ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। रेडिएशन डोज इज डिफाइंड एज, अगर आपको ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में आपको रेडिएशन डोज देनी है सो दैट इसमें से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी और नंबर आप रिड्यूस कर सके टू अ सफिशिएंट लेवल, तो आपको बताना है कि रेडिएशन डोज क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड व्हेन इट पासेस थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब आप उस फूड को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें से सर्टेन जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जब आप उसको रेडिएशन के थ्रू पास करते हो कितना क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्व करता है सो दैट माइक्रोब्स की एक्टिविटी लिमिटेड हो सके, वो फूड प्रोडक्ट आपका कंप्लीटली स्टरलाइज हो सके, तो उसे हम कहते हैं रेडिएशन डोज, ठीक है। अगला है द मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है ऑक्सीजन बाइंड करके हमारे पूरा हार्ट पर जाती है और हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो वो जो मिनरल है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है जिनका मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका मिनरल आयरन होता है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि थोड़े में आप लोग को ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाए, मीन थोड़े समय में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसेप्सिस क्या होता है। ए का मतलब होता है रिमूव, किसी चीज को हटाना, जैसे अनएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एंटीबायोटिक में अगेंस्ट लाइफ हो गया, एसेप्सिस में आउट ऑफ पर्टिकुलर थिंग हो गया, ठीक है। तो एसेप्सिस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बाहर निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड इज वाइडली यूज, तो किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो बेसिकली नेक्टर की हम बात अगर नेक्टर और शहद की हम बात करें तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। मेजर कोज क्या है फूड स्पॉयलर्स का, हम कहते हैं ज्यादातर फूड को अगर आपको समय तक रख देंगे तो अगर उसके अंदर ये एक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड के स्पॉयलर्स का, वो है मॉइस्चर। अगर एक्सेस मॉइस्चर किसी फूड के अंदर प्रेजेंट है तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर इट्स स्पॉयलर्स। अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट ही नहीं है तो भी उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी और वो फूड आपका स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन अ फूड स्पॉइल, जब भी एक फूड स्पॉइल होता है, खराब होता है, सड़ता है, तो उसकी जो टेक्सचर है, उसकी जो अपीयरेंस है वो स्लाइमी हो जाती है। रीजन बीइंग सरफेस में माइक्रोबियल सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो अपनी एक्टिविटीज शो करते हैं और उस फूड को खाने योग्य नहीं छोड़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज FSSA रूल्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स के हिसाब से क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव में आपके कौन से प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, तो बेसिकली क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स में आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव में नाइसीन है, नाइसीन जो आपके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करता है, ठीक है। प्रोसेस वेयर फूड इज फर्स्ट फ्रोजन, पहले आपने क्या किया, 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस पर लेकर गए, फूड को स्टोर किया ऑन ट्रेज एंड देन अंडर हाई वैक्यूम, फिर आपने उस फूड को हाई वैक्यूम कंडीशन में रख दिया। मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि उस फूड को कंप्लीटली आपने माइक्रोब फ्री करना है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है गाइस, इस प्रोसेस को कहा जाएगा फ्रीज ड्राइंग। पहले तो आपने लो टेम्परेचर दिया फिर उसने आपको
हाई वैक्यूम करके उसको ड्राई कर दिया, तो इस प्रोसेस को फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सीजीएमपी रेगुलेशंस बताया था, तो उसमें सी का मतलब क्या होता है, उसमें सी का मतलब होता है करंट। करंट मतलब सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड को आप प्रिजर्वेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, नेचुरली कलर्ड जूसेस के लिए, जो नेचुरली जिनमें कलर होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड उसको ब्लीच कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड तभी हम नेक्टर के लिए यूज कर रहे थे, क्योंकि वो क्या कर देगा, उसको डिसकलर कर देगा, उसमें से कलर को रिमूव कर देगा। जैसे कि आपने अनार के जूस को स्टोर करने के लिए उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड अगर डाल दिया तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, एज पर द एफएसएस रूल्स रेगुलेशन, जो आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर किसी भी फूड प्रोडक्ट पे डिस्प्ले करना कि एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर दिखाओ, सो दैट लोगों को ऑथेंटिकेट लगे, वो चीजें लोगों को विश्वास हो, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, ए प्रोविजन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है किसी भी बाहर से आए हुए फूड कंसाइनमेंट को, विदाउट वेटिंग, हम वेट नहीं करते हैं कि लैब एनालिसिस देंगे। ठीक है, ए प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी इंपोर्टेड फूड कंसाइनमेंट को बिना वेट करे फूड एनालिसिस के, लैब के एनालिसिस के, वो तब दिया जाता है अगर किसी फूड को स्टोर करने के लिए आपको स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो फूड जो है मार्केट में या तो फ्रेश सेल होना चाहिए, या फिर उस फूड प्रोडक्ट को आपको स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ही स्टोर कर सकते हो, तो ऐसे में आप उसको तुरंत से ही एनओसी प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन इट विल गो फॉर द लैब एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, करंट सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एफएसएसआई के करंट में है श्री जी कमला वर्धना राव। ठीक है, इम्पोर्टेड जो फूड सैंपल है उनको एनएबीएल लैब तक भेजा जाता है, एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज तक भेजा जाता है, जब आपके सैंपल्स को पहली बार कभी हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फोस्टेक का मेन एम क्या है, फोस्टेक एक एफएसएसआई का इनिशिएटिव है। इसका मेन एम यही है कि जितने भी हमारे फूड बिजनेस हैं उनमें कम से कम एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको सारे सेफ्टी के बारे में पता हो, उसको सब हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में पता हो, ताकि फूड की सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकें। ठीक है, थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग कि क्या एडवांटेज है, देखो भैया, जो हमारी ऑथराइजिंग बॉडीज हैं, जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज हैं, वो हर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स तक पर्सनली जाके डील नहीं कर सकते हैं, तो एक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग सिस्टम है जो कि उनको क्रॉस चेक कर रहा है, उनके देख रहा है कि उनको लाइसेंस देना चाहिए या फिर उनका लाइसेंस सीज करना चाहिए, उनकी जो भी फूड वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितना बेटर है कितना नहीं है। तो थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग बेसिकली क्या करती है, रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करती है, सो दैट आपके सेंट्रल एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ आपके लिए गाइस, कि आपको कम समय में ज्यादातर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं, आपके रिवीजन बेटर हो सके। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं अपेडा के बारे में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब इस्टेब्लिश किया गया था गाइस, तो इसको फेब 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन केस जो भी आपका सीज्ड फूड आर्टिकल है, अगर वो पेरिशेबल है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा था और वो खराब हो गया है और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है ही नहीं, मतलब इन केस सीज फूड आर्टिकल जिसको जब्त किया है वो फूड आर्टिकल पेरिशेबल है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे केसेस में, ये ऐसे केसेस में पहले तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, आफ्टर गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय द सेम, उस फूड आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो दैट जनरल पब्लिक तक वो फूड आर्टिकल ना पहुंचे और किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। The objective of the
एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर, जो एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर आया था 1998 में, बाद में जब मैंने आपको एफएसएस एक्ट के कौन कौन से इंक्लूड है सब बता रही है, सबको रिपील करके 2006 में एफएसएस एक्ट के अंदर ही डाल दिया गया था। वैसे हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर की बात करते हैं काफी क्वेश्चन में, अब ये नहीं है, इनको सबको रिपील कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या था एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998 का, ये देखना कि जो भी आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर एडिबल ऑयल प्रेजेंट है वो सेफ एंड उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ठीक है। IUU फिशिंग की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग प्रैक्टिसेस को करना। क्यों आप मेरीन फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए फिशिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? अगर वो इलीगल है, अनरिपोर्टेड है, अनरेगुलेटेड है तो उसे IUU फिशिंग प्रैक्टिसेस कहेंगे। ठीक है। बेस्ट सर्टिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर, जो भी आप पानी पीते हैं उसके लिए मतलब श्योर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज वॉलेंटरी, क्योंकि हम हमेशा ही बॉटल्ड वाटर नहीं पीते हैं। मतलब एज पर द डिफरेंट आपने क्वालिटी चेक कर लिया है, हम दूसरा वाटर भी कंज्यूम करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन हर ड्रिंकिंग बोटल्ड ड्रिंकिंग वाटर की जब आप बात करते हैं तो देयर यू कैन से इट इज मैंडेटरी, बट यहाँ पे ये वॉलेंट्री स्टैंडर्ड में आएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको कौन सपोर्ट करता है? तो इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सेफ्टी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक सोसाइटी, देखो भाई ध्यान से, एक सोसाइटी जो बेसिकली ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है फिशरमैन्स में, फिशर वुमेन में, प्रोसेसिंग वर्कर्स में और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें, देयर बाय चेंजिंग, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो सके कि जो भी वो फिश क्वालिटी मतलब फिशेस को जो भी वो कैप्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को मैनेज करना है एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। तो वो जो सोसाइटी थी उसका नाम नेटफिश था। तो जो सोसाइटी है नेटफिश, तो नेटफिश की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। ठीक है। नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42 में गाइस आप लोगों से ये पूछा गया है, एन इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट इन द कंसेप्शन ऑफ एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है। आपके फूड की क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए एलिमेंटेरियस कमीशन को डेवलप किया गया। आपको बताना है कि इसके कंसेप्शन का इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? किसी प्रोसेस को ट्रिगर करने का काम करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को उसका जो एक्शन है उसको एनहेंस करने का काम करते हैं। तो आपको बताना है कि एलिमेंटेरियस कमीशन के कंसेप्शन का इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट क्या है? इट इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इज ए पेटी फूड मैन्युफैक्चरर इज समवन, देखो हम ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर कितना है एक फूड बिजनेस ऑपरेटर का, और जो भी आपका फूड मैन्युफैक्चरर है उसके बेसिस पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अगर एक छोटा बिजनेस है और फूड बिजनेस है, उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 12 लाख से कम है, तो उस केस में उसको पीटी पेटी फूड मैन्युफैक्चरर हम कहेंगे। ठीक है। फूड अथॉरिटी में 22 मेंबर्स होते हैं जब आप टोटल फूड अथॉरिटी की बात करते हैं, तो उसमें कुछ जो नंबर है ना दैट इज फिक्स फॉर द विमेन। तो आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है कि 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए फिक्स रहेंगी। ठीक है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि आपके फंक्शंस परफॉर्म करता है रिलेटेड विद द फूड अथॉरिटीज और फूड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज नहीं कर सकता है अनलेस और अनटिल ही हैव द वैलिड प्रूफ फॉर दैट। और वो जो काम है बेसिकली जो फूड अथॉरिटीज हैं, जब थर्ड पार्टी ऑडिटिंग हो जाएगी उसके बाद कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के हिसाब से परचेजर मे हैव एनी फूड आर्टिकल एनालाइज्ड बाय, ठीक है, जो भी परचेजर है उसके पास कोई भी फूड आर्टिकल है दैट इज एनालाइज्ड बाय, जिसको एनालाइज किसने किया है? दैट इज एनालाइज्ड बाय इन फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करके एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हिज इंटेंशन, कि वो किस पर्टिकुलर फूड को किस इंटेंशन के साथ परचेज कर रहा है इसके बारे में इन्फॉर्म कर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस। जब भी आप रिस्क एनालिसिस की बात करते हो कि मतलब जब भी हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस में इनमें से कौन सा स्टेप इंक्लूडेड नहीं होता है? रिस्क प्रिवेंशन। ठीक है। अगला, हेल्थ हमारे बॉडी की स्टेट जिसमें हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली सही हैं, मीन्स हम हर एंगल से सही हैं, हमारे अंदर कोई भी डिजीज नहीं है। तो ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है, स्वस्थ जिसको हम कहते हैं, और ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को क्यों यूज किया जाता है? कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को बेसिकली यूज किया जाता है हमारे कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फूड ट्रेड जो हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, वो प्रैक्टिसेस बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, वो प्रैक्टिसेस फेयर हो, उनमें आपकी कोई गलत चीज ऐड ना हो, उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि गाइस हम आधा कर चुके हैं कंप्लीट, अब आधा और सेशन बाकी। आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। हम इतना फास्ट इसलिए चले हैं, इतनी स्पीड से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से। ठीक है। तो क्वेश्चन है अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अडल्ट्रेंट्स का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जो आपने फूड के अंदर डाला है इंटेंशनली, क्यों वो उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट से अलग आपने एक सब्सटेंस फूड के अंदर डाल दिया है इंटेंशनली, क्योंकि आपके पास वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम थी, या फिर मार्केट में उनका प्राइस बढ़ गया था, और आप मतलब जैसे भी नवरात्रों के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आप देखते हैं मिठाइयाँ जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, तो उन्हें हम अडल्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है मिनरल वाटर्स एंड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए? देखो वहाँ ड्रिंकिंग वाटर था, हम यहाँ पे मिनरल वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है maximum residue limit for individual pesticides in or on specific commodities is proposed by, कि इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के अंदर हमने एक पेस्टिसाइड को ऐड किया है पेस्ट को किल करने के लिए, इसकी ज्यादा से ज्यादा इतनी लिमिट हो सकती है, इसको कौन डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड बाय JMPR। JMPR इज जॉइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। अगला है ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फीड, जो भी फिश है फ्रेश और प्रोसेस्ड फिश है, ठीक है, उनके लिए फॉर्मुलेट करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। फूड अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा उसको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, फील्ड के बारे में बेटर नॉलेज होना चाहिए? ऑब्वियसली इफ ही और शी इज डीलिंग विद फूड प्रोडक्ट्स, तो ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फूड साइंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपेडा के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? अपेडा की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ। अपेडा के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है अपेडा के ही द्वारा। अगला, अपेडा की फुल फॉर्म पता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है MRA की फुल फॉर्म क्या है? इट इज माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है एक ऑटोनोमस कमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जिसको बेसिकली डायरेक्ट किया जाता है प्रमोट करने के लिए एंड सस्टेन करने के लिए म्यूचुअल ट्रेड को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कंट्रीज के बीच में, उस ऑटोनोमस कमर्शियल पॉलिसी स्टेटमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहेंगे? इट इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। एम्पेडा का फंक्शन क्या होता है? एम्पेडा बेसिकली किस में काम करता है? तो एम्पेडा बेसिकली डील करता है मेरीन प्रोडक्ट्स के इंस्पेक्शन में, उनके रॉ मटेरियल्स के इंस्पेक्शन में, साथ साथ में स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, स्पेसिफिकेशंस को फिक्स करना। FSSA इज मैंडेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
इसको FSSAI को किसने अनिवार्य किया कि दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट शुड हैव FSSAI लाइसेंस नंबर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल डील इन ऑल। तो ये FSS एक्ट 2006 के थ्रू अनिवार्य हुआ, मैंडेटेड। फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो अपना बिजनेस रन करता है, जो बेसिकली FSS एक्ट के कंप्लायंस को इंश्योर करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता है और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को रन करता है। ठीक है। अगला, फूड बिजनेस क्या होता है? किसी भी फूड प्रोडक्ट को सेल करना, किसी भी फूड को सेल करना मार्केट में, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप पब्लिकली सेल कर रहे हो, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सेल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ फूड बिजनेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमोट करने के लिए सेफ एंड हेल्दी फूड को FSSAI ने एक टूल किट, ठीक है, एक ट्रेनिंग टूल किट को लॉन्च किया गया था। तो ये कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च किया था? तो इट वाज लॉन्च अंडर द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, हैज पायलट टेस्टेड कि जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है जिसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें अब ट्रांस फैट्स बन गए हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप उस यूज्ड कुकिंग ऑयल को यूज कर सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फ्यूल को डेवलप करने के लिए। तो जो वो फ्यूल डेवलप किया गया था वो कौन सा फ्यूल था? बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक की चीजें आपको काफी बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होगी गाइस। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं दैट मीन्स यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि मैम जब आपने लाइन कही थी हम लेक्चर सुन रहे थे। ठीक है। One step resource for managing all activities of food testing through online interface is, इसको हम क्या कहेंगे? एक one step resource है सभी activities को manage करने के लिए food testing की online interface के through। तो it was Infonet और इसकी full form है Indian Food Laboratories Network। ठीक है। फूड क्या होता है? फूड कोई भी सब्सटेंस होता है, चाहे वो प्रोसेस्ड हो चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, जिसको ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, दैट इज फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस फैट्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपके फूड में जो ट्रांस फैट है दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। अगर आप वनस्पति घी को नहीं यूज कर रहे कुकिंग के लिए तो आप ट्रांस फैट्स को अवॉइड कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, हेल्दी रह रहे हो, राइट। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है, कंज्यूमर वो फैमिली होती है जो फूड को कंज्यूम करती है, फूड को रिसीव करती है अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जो कि 1992 में आया था, वो प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस प्रोविजन के अंडर? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट प्रोविजन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। IFS इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस एक सिस्टम है जिसको किसने डेवलप किया था? ऑब्वियसली इसको डेवलप किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ, जो आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर का प्रोविजन है उसके हिसाब से कोई पर्सन है या फिर कोई डेयरी प्लांट है जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हो, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट की थी, तो उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर डेयरी प्लांट को 10,000 लीटर दूध को हैंडल करना है एक दिन में, तभी आप उसको रजिस्टर कर सकते हो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के तहत। ठीक है। थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग जो की जाती है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की, बेसिकली ये क्यों की जाती है? ताकि हमारे फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज करती है वो कम हो जाए और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज पर लोड कम हो। ये जो थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग है ये बेसिकली आपको ऑडिट करके बताए कि हाँ इसको लाइसेंस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड, ये एक इनिशिएटिव है जो आपका 360 डिग्री अप्रोच के साथ लिया गया था, अंडर 360 डिग्री अप्रोच, यानी कि सभी पॉइंट्स को, सभी लूप होल्स को कवर करने के लिए। तो बेसिकली इसका मेन एजेंडा क्या था कि फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी डेफिशिएंसी से, कमी से आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है? गोइटर। और गोइटर बेसिकली आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिस्क असेसमेंट
एक साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस है किसी भी रिस्क को जांचने के लिए कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने से क्या रिस्क असेस हो सकती है। तो इसके मेजरली 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफएसएसआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो एफएसएसआई का हेड ऑफिस है आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट, सामग्री किसे कहते हैं? ये वो सब्सटेंस है जो किसी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस एक फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होगा उसे हम इंग्रेडिएंट कहेंगे। एक हेल्दी फूड, जैसे आपका जो भी आप मार्केट से फूड प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पर मेंशन होता है कि इसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड इतना प्रेजेंट है और ये आपके हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इट शुड बी लेस देन 0.2 ग्राम्स पर सर्विंग। ठीक है, एक सिस्टम है इंटीग्रेटिंग जो सभी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करता है, रेगुलेशंस को इंटीग्रेट करता है ताकि क्विक एक्सेस प्रोवाइड कर सके। अभी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का डिफरेंस मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगी, अभी एक दो क्वेश्चंस में वो चीजें भी डिस्कस होंगी। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? IFSQR, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस सिस्टम। ठीक है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में जो इनेक्ट हुई थी वो बेसिकली किस तारीख को इनेक्ट हुई थी? 23 अगस्त 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्रेडिएशन बॉडी जो बेसिकली एक्रेडिट करती है ऑडिटिंग एजेंसी को, वो किसका मेंबर होना चाहिए? वो इंटरनेशनल एक्रेडिएशन फोरम का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which does not come under the वर्क। एफएसएसआई सारे काम करती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन ये काम एफएसएसआई नहीं करती है। तो कौन सा काम नहीं करती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करना फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के लिए। बेसिकली एफएसएसआई इंडियन लेवल पे डील करती है क्योंकि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करना इस पे डील नहीं करेगी। कितने क्वालिफाइड ऑडिटर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट रिकॉग्निशन फॉर द, ताकि आपको वो पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी है उसको रिकॉग्निशन मिल सके। कितने उसमें क्वालिफाइड ऑडिटर्स होने चाहिए? तो उसमें 3 क्वालिफाइड ऑडिटर्स होने चाहिए तभी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड सेफ्टी ऑडिटर एप्लीकेशन के लिए इनमें से क्या चीज है जो जरूरी नहीं है? एफएसएसआई लाइसेंस जरूरी नहीं है। एफएसएसआई लाइसेंस बेसिकली दिया जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि वो उस पर्टिकुलर फूड को सेल आउट कर सकते हैं नहीं। तो फूड सेफ्टी ऑडिटर एप्लीकेशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, एक्रेडिटेड लीड ऑडिटर कोर्स आपने किया हो, सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास हो, एफएसएसआई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन जो किया जाता है फूड बिजनेस का वो किसके द्वारा किया जाता है? बेसिकली रेगुलेटरी इंस्पेक्शन जो किया जाता है फूड बिजनेस का, दैट इज डन बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑडिट जो किया जाता है फूड बिजनेस का इज यूजुअली डन बाय, कौन उसको परफॉर्म करता है ऑडिटिंग को? तो बेसिकली प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसी, जो भी हमने थर्ड पार्टी बात करी थी तो वही आपके फूड बिजनेस की ऑडिटिंग करते हैं। If a food article is found to be not conforming, अगर वो फूड स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा है जो एक फूड आर्टिकल के लिए बनाए गए हैं, तो क्या होगा? देन उस पर्टिकुलर फूड आर्टिकल के लिए अगर वो फूड स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहा है, नॉन कंफर्मिंग रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। अब एक फूड आर्टिकल है दैट वाज बीइंग इंपोर्टेड, जिसको रशिया से इंपोर्ट किया था, हैज बीन फाउंड कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड, वो हमारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ध्यान से सुनेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है सभी आर्टिकल्स जो भी फूड आर्टिकल्स हैं उनका इंपोर्ट यानी कि हमारे कंट्री लेकर आ रहे हैं हैव बीन स्टिपुलेटेड अंडर, ये कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है? आपके एफएसएस एक्ट के अंदर इंपोर्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑफ फूड हैज बीन स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ आवर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा वो ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया जाता है बेसिकली इम्पोर्टेड फूड आर्टिकल्स के इंस्पेक्शन के लिए? तो इम्पोर्टेड फूड आर्टिकल के इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एफएसएसआई ने बेसिकली एक सिस्टम डेवलप किया था सो दैट आपका जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी नेटवर्क है हमारी कंट्री में वो ज्यादा स्ट्रोंग हो सके। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए और डेवलप करने के लिए एक रोबस्ट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी नेटवर्क को एफएसएसआई ने सॉफ्टन, और सॉफ्टन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ठीक है, नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है? तो ये दिल्ली में नहीं।
अगला क्वेश्चन है नेशनल कितने हमारी कंट्री में नेशनल फूड टेस्टिंग लैब्स है? तो हमारी कंट्री में 3 नेशनल फूड टेस्टिंग लैब्स है और कहाँ कहाँ पर है? गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो एफएसएसआई बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है, नोटिफाई करता है नेशनल जो आपके एग्रीगेटेड लेबोरेटरीज हैं जिनको एक्रीडेट किया गया फूड लेबोरेटरीज को, किस सेक्शन के अंडर? एफएसएस एक्ट के सेक्शन 43 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये एक वेब बेस्ड रियल टाइम इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, तो इसका नाम क्या है? इट इज फोस्कोरिस। इस सिस्टम का नाम, इस वेब बेस्ड रियल टाइम इंस्पेक्शन पोर्टल का नाम है फोस्कोरिस। ठीक है। डैश इंक्लूड, बेसिकली देखो दो तरह के मैंने स्टैंडर्ड बताया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जब आप बात करते हैं आइडेंटिफाई करना एंड कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स विच कवर, जो एडिटिव्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कवर करता है, तो इट इज अ वर्टिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अगला है डैश कट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज ऑफ फूड्स एंड कंटेन स्टैंडर्ड्स अबाउट जो भी कंटामिनेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, रेसिड्यूअल्स हैं, पैकेजिंग लेबलिंग है, उनको अगर कंटेन कर रहा है तो इट इज योर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसेंसेस आर प्रोवाइडेड? एफएसएसआई कौन सा लाइसेंस प्रोवाइड करता है? लाइसेंस वाला पूरा लेक्चर आप देख सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कराता है, स्टेट लाइसेंस भी देता है और आपको सेंट्रल लाइसेंस भी देता है। ठीक है। व्हाट डज द सेकंड सेक्शन? देखो आपके लाइसेंस के अंदर 14 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आपका सेक्शन बताता है रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। सेकंड जो सेक्शन होता है वो बेसिकली बताता है कि कौन से स्टेट के अंदर फूड बिजनेस पर्टिकुलर एजेंसी को रजिस्टर किया गया है। ठीक है। डिजिटल मित्र सर्टिफिकेट कितने समय के बाद रिन्यू होता है? तो बेसिकली 2 साल के बाद रिन्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड सेफ्टी मित्रा? फूड सेफ्टी मित्रा में बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है? लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन मिलता है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग मिलती है और हाइजीन ऑडिटिंग भी मिलती है। सो गाइस हमने 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे। आई नो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हमने कवर किया। मेरा मेन एजेंडा ये था कि आप लोग का समय कम से कम लिया जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड की जाए। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कल जो आप एग्जाम देकर आने वाले बहुत अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।